जैसे कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, आज हमारा टॉपिक है फाइनेंशियल मैनेजमेंट में हम पढ़ेंगे मैनेजमेंट ऑफ इन्वेंट्री। यह चैप्टर फाइनेंशियल मैनेजमेंट या मैनेजमेंट अकाउंटिंग से रिलेटेड चैप्टर है। बीकॉम, बीबीए, एमबीए और सीएस में भी इसको बहुत ज़्यादा वैल्यूएबल माना गया है। तो आज हम इसी से रिलेटेड यह पॉइंट आप देखेंगे ध्यान से, मैनेजमेंट ऑफ इन्वेंट्री। इन्वेंट्री है क्या? इन्वेंट्री का मतलब होता है मटेरियल यानी सामग्री। जो सामग्री हमारी इन्वेंट्री के नाम से जानी जाती है उसको हम 4 भागों में बांट सकते हैं। यहाँ पर आप देख रहे होंगे इन्वेंट्री को, पहला रॉ मटेरियल यानी कच्चा माल। कच्चा माल से हमारा मतलब होता है ऐसा गुड्स जिसको प्रोडक्ट को तैयार करने में या बनाने में इस्तेमाल किया जाता है। इस सिचुएशन में जो इन्वेंट्री यहाँ पर नाम दिया गया है रॉ मटेरियल के लिए, जैसे आप भी समझते होंगे, अगर हम किसी प्रोडक्ट को तैयार करते हैं तो उसमें सबसे पहले रॉ मटेरियल ही डाला जाता है। जैसे अगर ब्रेड बनाना होता है, ब्रेड बनाने के लिए हमें सबसे पहले आटे की ज़रूरत होती है। तो आटे की ज़रूरत होती है तो आटा ब्रेड के लिए रॉ मटेरियल है। यदि हम चीनी मिल के लिए अगर बात करते हैं कि शुगर के लिए, शुगर हमारे सामने बन के आती है, लेकिन जब शुगर बनाई जाती है उस फैक्ट्री में जहाँ पर ये प्रोसेस चलता है, जहाँ पर ये काम पूरा होता है, वहाँ पर इस चीनी का जो बनाने का रॉ मटेरियल है वो है शुगर केन यानी कि गन्ना। इस प्रकार से हम समझ सकते हैं रॉ मटेरियल किसको कहते हैं। तो कच्चा माल अब आप समझ गए होंगे आखिर रॉ मटेरियल में हम किन चीज़ों को शामिल करते हैं। दूसरा नंबर आता है वर्क इन प्रोग्रेस। वर्क इन प्रोग्रेस का मतलब होता है चालू कार्य। चालू कार्य में रॉ मटेरियल भी होता है, लेबर भी होते हैं, ओवरहेड्स भी होता है। जब मशीनों में काम स्टार्ट हो जाता है मशीनों के द्वारा तो वहाँ पर मटेरियल का भी इस्तेमाल होता है, लेबर का भी इस्तेमाल होता है और ओवरहेड्स का यानी छोटे मोटे खर्चे भी चलते रहते हैं माल बनाते समय। इन तीनों को मिला करके हम वर्क इन प्रोग्रेस बोलते हैं यानी चालू कार्य। इस प्रकार से दूसरा पॉइंट हो जाता है क्लियर। तीसरे नंबर पर आता है फिनिश्ड या सेमी फिनिश्ड गुड्स। इसका मतलब हुआ पूर्ण निर्मित माल या अर्ध निर्मित माल। कभी कभी कुछ हमारे प्रोडक्ट तैयार हो जाते हैं, अगर तैयार हो गए, गोडाउन में पहुंच गए हैं तो उनको हम फिनिश्ड प्रोडक्ट कहेंगे यानी कि तैयार माल। अगर वह माल अभी कुछ बाकी है, मतलब अभी उसमें थोड़ा बहुत काम बाकी है, सेमी फिनिश्ड प्रोडक्ट उसको कहा जाएगा। यानी ऐसा गुड्स है, वो ऐसा प्रोडक्ट है जो अभी पूरी तरह से तैयार नहीं हुआ है, उसको हम सेमी फिनिश्ड प्रोडक्ट्स या सेमी फिनिश्ड गुड्स के नाम से जानेंगे, अर्ध निर्मित माल। इसके बाद आता है रिपेयर मेंटेनेंस या यहाँ पर है ऑपरेशनल गुड्स। इसका मतलब होता है इस प्रोडक्शन को, पूरा प्रोसेस को हैंडल करने के लिए छोटे मोटे स्पेयर पार्ट्स की ज़रूरत पड़ती है। कभी मशीनों में कुछ लगाना पड़ गया, कहीं ग्रीसिंग की ज़रूरत हो गई, स्पेयर पार्ट्स की ज़रूरत पड़ जाती है। ये छोटे छोटे चीज़ें जो कि इस ऑपरेशन को यानी इस प्रोसेस को पूरा चलाने के लिए इनकी ज़रूरत होती है। ये छोटे छोटे पुर्जे जो होते हैं, इन पुर्जों को ही, स्पेयर पार्ट्स को ही हम यहाँ पर ऑपरेशनल आइटम्स कहेंगे, रिपेयर मेंटेनेंस या ऑपरेशनल गुड्स कहेंगे। इस प्रकार से आपने देख लिया है कि यहाँ पर हम इन्वेंट्री को 4 भागों में बांट दिए हैं। अब सवाल ये पैदा होता है किसी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट के लिए आखिर इन्वेंट्री मैनेजमेंट की ज़रूरत क्यों पड़ती है? इसलिए ज़रूरत पड़ती है क्योंकि इन्वेंट्री ही एकमात्र ये कहिए कि कंपनी को, फर्म को, मैन्युफैक्चरिंग ऑर्गेनाइजेशन को चलाने का एकमात्र सहारा जो उस ऑर्गेनाइजेशन के लिए है वह है इन्वेंट्री है। क्योंकि इन्वेंट्री बिकेगी तो पैसा आएगा, पैसा आएगा तो पैसा बिजनेस में ही यूज किया जाएगा, वर्करों को सैलरी दी जाएगी, पूरा मैनेजमेंट सारा उसी चीज़ पे ही डिपेंड है।
इन्वेंट्री से ही प्रोडक्ट तैयार होगा और वही प्रोडक्ट माल जो जिसे हम बोलते हैं फिनिश्ड प्रोडक्ट बन के बाजार में बिकेगा। यानी पूरी फैक्ट्री का पूरा जो ढांचा है, पूरी जो उसकी जड़ है, वह इन्वेंट्री पर ही डिपेंड है। इसलिए अगर इन्वेंट्री का मैनेजमेंट खराब हो गया तो माल ज़्यादा मात्रा में बिक सकता है, माल की डिमांड कम या ज़्यादा हो सकती है, ग्राहकों में भी मायूसी आ सकती है। मतलब बहुत सारी ऐसे दिक्कतें हैं, परेशानियां हैं, रिस्क है जिसका हमें सामना करना पड़ सकता है। इसलिए इन्वेंट्री मैनेजमेंट यानी इन्वेंट्री कंट्रोल बहुत ज़रूरी है, सामग्री नियंत्रण करना बहुत ज़रूरी है। यदि किसी भी फैक्ट्री में यदि इन्वेंट्री पर कंट्रोल अच्छा नहीं है तो याद रखिए उस फैक्ट्री में मैक्सिमम लॉस होने की संभावना भी होगी और कस्टमर्स में अनसेटिस्फैक्शंस की जो भावना है वो पैदा हो जाएगी और उनको समय पर वस्तुएं नहीं प्राप्त होंगी। इसलिए ज़रूरी है कि इन्वेंट्री कंट्रोल सिस्टम को फॉलो किया जाए, यानी इन्वेंट्री मैनेजमेंट की व्यवस्था मजबूत होनी चाहिए। तो अब हम ये समझेंगे कि इन्वेंट्री मैनेजमेंट से क्या फ़ायदा होता है, यानी इन्वेंट्री मैनेजमेंट का मुख्य उद्देश्य क्या है, किस प्रकार के ऑब्जेक्टिव के लिए इन्वेंट्री की स्थापना की गई है, इन्वेंट्री मैनेजमेंट को बनाया गया है। अब सवाल ये है कि अभी आपको हमें इसका न्यूमेरिकल भी समझाना है। तो न्यूमेरिकल समझाने से पहले हमें ये जानना बहुत ज़रूरी है कि जिसका हम इन्वेंट्री मैनेजमेंट यानी जहाँ पे हम न्यूमेरिकल करने चल रहे हैं, क्या उसकी जड़ क्या है। अगर उसकी जड़ को हम समझ जाएंगे तो इन्वेंट्री मैनेजमेंट की जो न्यूमेरिकल प्रॉब्लम आपके सामने आएगी तो उसको आप आसानी से समझ सकते हैं। मैक्सिमम लेवल, रीऑर्डर लेवल, मिनिमम लेवल, इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी क्या है, कैरिंग कॉस्ट क्या है, क्या कॉस्ट ऑफ होल्डिंग क्या है, इन तमाम चीज़ों के बारे में अभी हम आगे पढ़ेंगे और इसके न्यूमेरिकल्स पर भी हम ध्यान देंगे। सबसे पहले किसी न्यूमेरिकल प्रॉब्लम को समझने के लिए उसकी थ्योरेटिकल जानकारी अगर हो जाती है तो हमें न्यूमेरिकल समझने में बहुत आसानी हो जाती है। इस प्रकार से अब हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि ऑब्जेक्टिव ऑफ इन्वेंट्री क्या है। अब बात करेंगे ऑब्जेक्टिव ऑफ इन्वेंट्री मैनेजमेंट। आखिर इन्वेंट्री मैनेजमेंट का उद्देश्य क्या है। आखिर हम मटेरियल को मैनेज करते हैं, यानी उसके लिए कंट्रोल सिस्टम अपनाते हैं, उसके लिए एक बेहतर प्लानिंग की जाती है। उसका उद्देश्य क्या है, आखिर किस लिए हम इन्वेंट्री मैनेजमेंट स्थापित करते हैं। पहला पॉइंट है टू इंश्योर कंटिन्यूअस सप्लाई ऑफ मटेरियल्स, स्पेयर्स एंड फिनिश्ड गुड्स। इसका मतलब हुआ ऑर्गेनाइजेशन में यानी फैक्ट्री में सही समय पर लगातार माल की सप्लाई होती रहे, कच्चे माल की सप्लाई होती रहे, जिससे कि प्रोडक्शन कार्य में किसी प्रकार की बाधा उत्पन्न न हो, मशीनें कंटिन्यू चलती रहें, उन्हें कभी भी रॉ मटेरियल की कमी का एहसास न हो। इस प्रकार से मान लीजिए फॉर एग्जांपल, अगर ब्रेड बनाने का मैंने एग्जांपल दिया था, अगर कंपनी को रोज ब्रेड बनाना है, पर डे बनाना है, तो उसको पर डे रॉ मटेरियल के तौर पर गेहूं चाहिए, जिसे वो पीस करके आटा बनाएंगे, आटा बना करके वो ब्रेड बनाएंगे। इसका मतलब है उनका जो रॉ मटेरियल है गेहूं या आटा हो सकता है। अगर वो गेहूं खरीदेंगे तो उसको आटा बनाएंगे पीस करके, या अगर वो आटा खरीदेंगे मार्केट से तो सीधा ब्रेड बनाएंगे। इसका मतलब है कि उनको इसकी कंटिन्यू सप्लाई अपने पास मेंटेन रखनी पड़ेगी, जिससे कि वह दो तरीके से सप्लाई होगा, मार्केट में भी सही समय पर पहुंचेगा और उनके पास भी प्रोडक्शन के लिए कंटिन्यू रॉ मटेरियल्स उपलब्ध रहेगा। दूसरा है टू अवॉइड अंडर स्टॉकिंग, ओवर स्टॉकिंग ऑफ इन्वेंट्री। ओवर एंड अंडर स्टॉकिंग इसका मतलब है गोदाम में जरूरत से ज़्यादा माल ना तो स्टोर रहेगा और ना ही कम रहेगा, जिससे कि उनके प्रोडक्शन प्रोसेस में किसी प्रकार की रुकावट आए। तीसरा पॉइंट है टू कीप मटेरियल्स कॉस्ट अंडर कंट्रोल। अगर हम इन्वेंट्री मैनेजमेंट की बहुत अच्छा पालन करते हैं,
यानी इन्वेंट्री कंट्रोल के प्रोसीजर को बहुत अच्छी तरह से हम लेके चलते हैं, तो ये ध्यान रखिए कि ऑर्गेनाइजेशन में किसी भी प्रकार से मटेरियल कॉस्ट जो है वो प्रभावित नहीं होगा, मटेरियल कॉस्ट अंडर कंट्रोल रहेगा, यानी हमारे हिसाब से चलता रहेगा। माल का दाम बढ़ेगा तो भी, घटेगा तो भी हमें ज़्यादा प्रभाव नहीं पड़ेगा, प्रोडक्शन पर भी नहीं पड़ेगा, और प्रोडक्शन का जो फिनिश्ड गुड्स है उसके प्राइसिंग पर भी किसी प्रकार का असर नहीं पड़ेगा। चौथा पॉइंट है टू मिनिमाइज लॉसेज ड्यू टू डिटेरियोरेशन, पिल्फरेज एंड वेस्टेज एंड डैमेजेस। इसका मतलब हुआ यदि हमारे पास इन्वेंट्री कंट्रोल यानी इन्वेंट्री मैनेजमेंट का एक अच्छा तरीका हम अपना के रखते हैं और उसका समय समय पर हम देखभाल करते हैं और अपने उस इन्वेंट्री कंट्रोल सिस्टम को बहुत अच्छी तरह से अपनाते हैं, उसका फॉलो करते हैं, तो हमें इस प्रकार से नुकसान कभी नहीं होगा। जैसे कि डिटेरियोरेशन यानी माल नष्ट हो जाता हो, छीजन हो जाता हो, या किसी प्रकार से खराब हो जाता हो, नष्ट हो जाता हो, उस प्रकार से अगर हानि होती है, नुकसान होता है, तो वह नुकसान होने की संभावना को हम कम कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर इन्वेंट्री कंट्रोल अच्छा है, गोदाम में बहुत ज़्यादा माल हमने ट्रक भर भर के ला कर जमा कर दिया है, बारिश आ गई, पानी भर गया गोदाम में, या कहीं से पानी बाहर से आ गया, एक हफ्ते लगातार बारिश हो गई, ऐसे सिचुएशन में हम इन्वेंट्री बहुत भर के रखे हुए हैं गोदाम में, तो सारा माल खराब हो जाएगा। और अगर हमने एक प्रॉपर तरीका इन्वेंट्री कंट्रोल का अपनाया हुआ है, तो इस इन्वेंट्री कंट्रोल के प्रॉपर सिस्टम में अधिक माल कभी वहाँ पर इकट्ठा नहीं होगा। सिस्टम के अकॉर्डिंग एक ऐसा इतना मात्रा में माल वहाँ पर इकट्ठा किया जाएगा जो हमारी ज़रूरत को, हमारे प्रोडक्शन प्रोसेस को चलाता रहे। ऐसा नहीं कि पूरा गट्ठर बंडल माल वहाँ पे इकट्ठा कर दिए जो वहाँ पे जाकर आगे चल के नुकसान होगा। पांचवा पॉइंट है टू मेंटेन इन्वेस्टमेंट इन इन्वेंट्रीज एट ऑप्टिमम लेवल। इसका मतलब होता है हम इन्वेंट्री में जो पैसा लगाएंगे, जो पैसा इन्वेस्ट करेंगे, वह एक निश्चित लेवल पर, उसका एक लेवल होगा, उससे ज़्यादा हम पैसा कभी इन्वेस्ट नहीं करेंगे। अगर उससे ज़्यादा इन्वेस्ट करेंगे तो हमारा नुकसान होगा। इसलिए इन्वेंट्री कंट्रोल सिस्टम का अगर पालन करेंगे तो उतना ही रकम हमें इन्वेंट्री कंट्रोल सिस्टम में लगाने के लिए कहा जाएगा जिसके द्वारा हमें किसी प्रकार का नुकसान ना हो। इसके बाद आता है टू एलिमिनेट इन डुप्लीकेशन इन ऑर्डरिंग स्टॉक इन केस ऑफ सेंट्रलाइजिंग परचेज। कभी कभी क्या होता है, अगर इन्वेंट्री कंट्रोल सिस्टम हम पालन नहीं करते हैं और किसी पार्टिकुलर एक ही व्यक्ति से माल खरीदते हैं, ऐसी दशा में कभी कभी हम माल का जब उसको ऑर्डर देते हैं तो एक बार दिए रहते हैं तो ऐसा लगता है हमने अभी नहीं दिया है, एक बार और दे दो, 2 बार दे दो। मतलब उस बंदे को अगर हमने कहा है कि भाई आप रॉ मटेरियल भेजते रहिए, तो वो बंदा आवश्यकता से अधिक माल हमें भेज सकता है, और ये होगा सेंट्रलाइजिंग यानी एक ही व्यक्ति से माल परचेज करने की वजह से, और वह जब भी माल उसके पास रॉ मटेरियल इकट्ठा होगा वो इस कंपनी को, इस फर्म को, इस ऑर्गेनाइजेशन को, फैक्ट्री को तुरंत माल भेजता रहेगा। इसमें डुप्लीकेशन ऑर्डरिंग हो सकती है, यानी कि हम ऑर्डर एक बार दिए हैं, दोबारा भी हो सकता है, तिबारा भी हो सकता है, ऐसा लगेगा हमने अभी दिया ही नहीं है, तो और भेजने वाला भी उसे तो चाहिए, वह तो चाहता है कि जितनी जल्दी, इतना ज़्यादा माल इनके यहाँ पहुँच जाएगा। भाई जो फैक्ट्री है वो उतना ही माल बना सकती है जितनी उसकी कैपेसिटी है। रॉ मटेरियल का गोदाम में मान लो 2 ट्रक माल जमा करने की जगह है, अब 4 ट्रक माल उसमें जमा हो नहीं सकता है। डुप्लीकेशन परचेजिंग सिस्टम में, डुप्लीकेशन ऑर्डरिंग सिस्टम में माल अधिक आ सकता है और उसके रख रखाव में दिक्कत हो सकती है, और यह हम इन्वेंट्री कंट्रोल सिस्टम से इसको कम कर सकते हैं। टू इंश्योर राइट क्वालिटी गुड्स एट ए रीजनेबल प्राइस, इन्वेंट्री कंट्रोल सिस्टम, इन्वेंट्री मैनेजमेंट के द्वारा हम सही कीमत पर सही वस्तु को ले सकते हैं, खरीद सकते हैं। अगर हमारे पास इन्वेंट्री कंट्रोल सिस्टम अपना करके हम अपना काम कर रहे हैं, यानी अगर फैक्ट्री इन्वेंट्री कंट्रोल सिस्टम के अकॉर्डिंग काम कर रही है तो ज़रूरी होगा और उसका रिजल्ट भी अच्छा ही आएगा और सही क्वालिटी का माल आएगा और सही माल तैयार होगा, तो मार्केट में भी सही वस्तु बिकेगी, नकली और घटिया किस्म की वस्तु बाजार में उपलब्ध नहीं होगी।
टू इंश्योर के बाद है टू इंश्योर परपेचुअल इन्वेंट्री कंट्रोल। एक इन्वेंट्री कंट्रोल जो सिस्टम है वह एक स्थायित्व के रूप में रहेगा, मतलब ये फिक्स हो जाएगा कि हमें अपने फैक्ट्री ऑर्गेनाइजेशन में इन्वेंट्री कंट्रोल सिस्टम को पालन करना ही करना है हर हाल में। हर व्यक्ति, चाहे मैनेजमेंट हो, चाहे अपर लेवल का अधिकारी हो, चाहे लोअर लेवल का, सबको पता है इन्वेंट्री कंट्रोल का सिस्टम फॉलो करना है तो करना है और उसके अकॉर्डिंग ऑर्गेनाइजेशन को चलाना है। वह फैक्ट्री तभी चल सकती है जब इन्वेंट्री कंट्रोल सिस्टम का अच्छी तरह से पालन किया जाए। टू डिजाइन प्रॉपर ऑर्गेनाइजेशन फॉर इन्वेंट्री मैनेजमेंट एंड फिक्स्ड अकाउंटेबिलिटी टू वेरियस लेवल ऑफ मैनेजमेंट। इसका मतलब होता है इन्वेंट्री, उस ऑर्गेनाइजेशन को हम इन्वेंट्री मैनेजमेंट के एक अच्छे डिजाइन का रूप दे देंगे उस ऑर्गेनाइजेशन को, जिसके द्वारा प्रॉपर इन्वेंट्री की व्यवस्था कंटिन्यू होती रहेगी और जो व्यक्ति, जो अधिकारी मैनेजमेंट का, जो भी व्यक्ति उसके लिए जिम्मेदार होगा, उन सभी की अकाउंटेबिलिटी होगी, उनका दायित्व बनेगा और वो अपनी जिम्मेदारी को बाकायदे वहन भी करेंगे कि हाँ हमारी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है और हमारी ये जवाबदेही भी है कि हम इन्वेंट्री कंट्रोल सिस्टम का पालन करें और फैक्ट्री में ऑर्गेनाइजेशन को अच्छी तरह चलाने में एक अहम भूमिका अदा करें और उनका अपना जो रोल होगा वह उसका भरपूर प्रयोग करेंगे। टू फैसिलिटेट फर्निशिंग ऑफ डाटा फॉर शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म प्लानिंग एंड कंट्रोल ऑफ इन्वेंट्री। इसके द्वारा चाहे कम समय के लिए चाहे ज़्यादा समय के लिए अगर इन्वेंट्री का डाटा, इन्वेंट्री कंट्रोल सिस्टम का डाटा अगर मैनेजमेंट मांगता है तो जो व्यक्ति उसके लिए जिम्मेदार होगा वह शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म दोनों प्रकार के डाटा को आसानी से उपलब्ध करा सकता है। उन आंकड़ों को दिखा सकता है कि हमने कब कब माल का ऑर्डर दे करके माल को मंगाया था, हमारे पास कब माल किस कस्टमर से यानी किस सप्लायर से हमारे पास माल आया था, और इसके द्वारा ही ऑर्गेनाइजेशन को बहुत ही अच्छे तरीके से चलाया जा सकता है। इस प्रकार से आपने ऑब्जेक्टिव ऑफ इन्वेंट्री मैनेजमेंट के 10 पॉइंट्स को आपने बाकायदे समझ लिया है। आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और स्क्रीनशॉट लेकर के आप इसको देख सकते हैं। पूरा इन्वेंट्री मैनेजमेंट का ऑब्जेक्टिव यहाँ पर आपके सामने मौजूद है। इस प्रकार से 10 पॉइंट्स में हमने इन्वेंट्री मैनेजमेंट का ऑब्जेक्टिव समझाया। अगर किसी प्रकार की दिक्कत है तो आप अपने कमेंट में ज़रूर बताइएगा। ये जो 10 पॉइंट इन्वेंट्री मैनेजमेंट का ऑब्जेक्टिव के बारे में बताया गया है, इसको हम इसके इम्पोर्टेंस में भी इनको लिख सकते हैं, क्योंकि ऑब्जेक्टिव और इम्पोर्टेंस लगभग एक जैसे होते हैं। फिर भी इम्पोर्टेंस में 2-4 पॉइंट इससे हट करके अलग से भी बताया जाता है, उसको हम ऑब्जेक्टिव में भी यूज कर सकते हैं। उद्देश्य का मतलब क्या है, इस चीज़ की स्थापना क्यों की गई है, भाई उससे कुछ फायदा होगा जब तो हुआ है। और महत्व का मतलब क्या हुआ, कि महत्व का मतलब होता है उससे फायदा क्या हुआ। उद्देश्य का मतलब ऑब्जेक्टिव होता है, ऑब्जेक्टिव यानी उद्देश्य। अगर उद्देश्य किस चीज़ के लिए उस इन्वेंट्री मैनेजमेंट को अपनाया क्यों गया है, क्योंकि उससे कुछ फायदा होगा, इस लक्ष्य की पूर्ति होगी, उस लक्ष्य को ही तो उद्देश्य कहा गया है और वही उद्देश्य फायदा बन गया है, यानी कि एडवांटेज। एडवांटेज यानी इम्पोर्टेंस। अब हम बात करेंगे इसके इम्पोर्टेंस की, तो इसकी इम्पोर्टेंस में आप इसको बहुत आसानी से 10 पॉइंट को बहुत ईजिली लिख सकते हैं। अब हम बढ़ेंगे इसके न्यूमेरिकल की ओर। आखिर इन्वेंट्री मैनेजमेंट में हम किस प्रकार के न्यूमेरिकल का सामना करते हैं, ऐसी कौन सी प्रॉब्लम है जिसमें हम इसके न्यूमेरिकल की प्रॉब्लम आइए समझते हैं, फिर हमें और अच्छी तरह से ये समझ में आ जाएगा। इससे पहले कि हम आपको न्यूमेरिकल की ओर ले चलें, इसके फार्मूले पर भी आपको ध्यान देना होगा। अभी अभी आपने समझा है इन्वेंट्री क्या है, यानी मैनेजमेंट ऑफ इन्वेंट्री के इस चैप्टर में, इस भाग में आपने समझा कि इन्वेंट्री क्या है, वो कितने भागों में बटा हुआ है और ऑब्जेक्टिव ऑफ इन्वेंट्री क्या है। 10 भागों में आपने इन्वेंट्री का ऑब्जेक्टिव देखा है। इस भाग में हम इसी को ही कवर करेंगे।
वीडियो बड़ी ना हो, इसलिए पार्ट सेकंड में हम मैनेजमेंट ऑफ इन्वेंट्री की प्रॉब्लम को लेकर आएंगे। तो वेट करिए और जल्द ही हम पार्ट 2 भी मैनेजमेंट ऑफ इन्वेंट्री का लेकर के आ रहे हैं विद फॉर्मूले। पहले उसके हम पार्ट 2 में फार्मूले लिखेंगे और पार्ट 3 में उसके न्यूमेरिकल्स करवाएंगे। पार्ट 2 में हम कुछ न्यूमेरिकल भी करवाएंगे जो कि उस फार्मूले के आधार पर चलेंगे। अकाउंट की तमाम वीडियोस इस चैनल पर उपलब्ध हैं, चाहे वो इनकम टैक्स से रिलेटेड हो, चाहे कॉस्ट से रिलेटेड हो, चाहे वो मैनेजमेंट से हो, कारपोरेट से हो, कंपनी से हो, बिजनेस लॉ से हो, फाइनेंशियल अकाउंटिंग हो, डबल एंट्री सिस्टम से हो, और बही खाता तथा लेखा शास्त्र 12वीं क्लास की बुक से भी रिलेटेड तमाम प्रॉब्लम सॉल्व की जा रही है। बिजनेस स्टडी, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस, बैंकिंग, इन तमाम सब्जेक्ट्स की वीडियो उपलब्ध हैं और आप इसको आसानी से देख सकते हैं। प्लेलिस्ट का प्रयोग करके आप सब्जेक्ट वाइज उस सबको देख सकते हैं जिसकी आपको आवश्यकता है। हो सकता है कोई वीडियो अगर आपको उपलब्ध नहीं है तो आप अपने कमेंट में अवश्य कहिए, उस पर हम वीडियो जरूर बनाएंगे। यदि आप इस चैनल पर नए हैं और आपने अगर इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आपको अकाउंट से संबंधित तमाम वीडियोज की अपडेट्स कंटिन्यू मिलती रहेगी। इस चैनल पर अगर आप न्यू स्टूडेंट हैं तो यकीन मानिए आपके लिए बहुत ज़्यादा लाभदायी होगा और हम कोशिश करेंगे कि आपकी मनपसंद वीडियो आप तक अवश्य पहुँचे। चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। कमेंट, एक प्यारा सा कमेंट आप जरूर डालेंगे। वीडियो को शेयर अपने स्वजनों तक, अपने प्रियजनों तक, अपने प्रिय फ्रेंड्स को जरूर, अपने प्रिय मित्रों को जरूर शेयर करेंगे, जिससे कि आपके साथ उनको भी इस चीज़ की नॉलेज हो जाए और वो भी घर बैठे इस वक्त अच्छी से अच्छी पढ़ाई कर सकें।